So now we are starting with new chapter, that is chapter number 2, इंश्योरेंस एंड एन्युइटी। अब ये चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सिंपल चैप्टर, तो जैसे आपको पता है मैं बनाऊंगा, हर चैप्टर बनाता ही हूँ, तो उधर तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, दो पार्ट के अंदर यहाँ पे चैप्टर डिवाइडेड है, इंश्योरेंस और एन्युइटी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा, एन्युइटी फिलहाल हम उसको क्या रखते हैं, साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपने सुना होगा ना, घर पे कभी ना कभी भाई LIC वगैरह निकाली जाती है। तो इंश्योरेंस सिर्फ एक अपने आप में वर्ड नहीं है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को क्या है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो लाइफ क्या इज अ फुल ऑफ रिस्क, सीधी सी बात है। आप जब घर से निकलते हो, ठीक है, तो वापस हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। लाइफ अभी ऐसी इतनी फास्ट हो चुकी है, तो लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं अपना। उसके बाद इंश्योरेंस के भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप मान लो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फिर आप देख लो फायर इंश्योरेंस, कभी आग लग जाती है फैक्ट्री वगैरह में या गोडाउन है वहां पे आग लग चुकी है, इतना सारा माल, करोड़ों का गुड्स वहां पे पड़ा होता है, रुपए लोगों ने इतने इन्वेस्ट किए होते हैं। और अगर आपको एग्जाम्पल जानना है, आप कार्गो कभी आपने देखा है, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, कार्गो शिप्स जिसे कहा जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना, थ्रू वाटर। अचानक से हाई टाइड आई, पानी आया, बराबर है कि नहीं है, तो पूरी की पूरी जो शिप है डूब गई, तो समझो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और ऐसे नुकसान कभी कभी बिजनेस सहन नहीं कर पाते हैं, बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। तो ये इंश्योरेंस के कुछ तरीके हैं, मतलब सॉरी कुछ टाइप्स हैं जिसे हमें यहाँ पे देखना है। तो यही कहा गया है कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क क्यों है, आप खुद सोचो ना। लाइफ इज अ रिस्क। आपकी पढ़ाई अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट इज आपने उसको रिस्क क्या कर दिया, अनसर्टेनिटी। आपको पता ही नहीं है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से टाइम पे कौन सी चीजें करनी है, तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो। अगर आप टाइम पे ही पढ़ाई करो तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। वैसे ही अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, इसके वजह से रिस्क है। तो आपको अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है, और आपको अपने रिजल्ट्स खुद को बनाने हैं, ताकि आप ये अनसर्टेनिटी में पड़े ना रहो, इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, मतलब कौन सा इधर उधर जाने वाला रास्ता नहीं, मतलब आप अपने गोल्स क्या हैं आपको उधर पता होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। आपको वैसे कोर्सेज आगे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, तो आपको वैसा रिस्क ना दिखे, क्योंकि अनसर्टेन नहीं होने चाहिए लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स अ लॉस और सम अदर अनडिजायरेबल और नेगेटिव आउटकम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, हम वो नेगेटिव चीजों को सोच के निकालते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। मैं जहां पे बिजनेस कर रहा हूं, अचानक से वहां पे आग लग जाती है, तो आप सोचो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जल गया पूरा का पूरा, आप समझो मेरी बात, ठीक है, वो पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है, ठीक है ना, तो मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए ना, ऑन द स्पॉट उतने पैसे लगा के वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। अगर वो नहीं है तो बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा। अगर मैं उसका इंश्योरेंस निकाल लेता हूं तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत यहां पे होने वाली नहीं है। All of us face some time of risk in everything we do and every decision we make. तो ये एक डिसीजन है कि हम बोलेंगे भाई, जैसे जो शॉप है मेरी, बराबर है, मैं एक बिजनेस करता हूँ, शॉपकीपर हूँ, स्टेशनरी की दुकान है मेरी। मैं बस सोचता ही नहीं हूँ कभी आग लगेगी, कुछ नहीं, बस मैंने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन सामने एक जो दुकान है कपड़े की, उसने इंश्योरेंस लिया। या तो आप समझ लो पानी, अभी मुंबई में क्या अचानक से इतनी बारिश गिर गई, पानी भर गया, आपने देखा है कैसे हालत हो जाती है, तो पानी पूरा शॉप में घुस चुका है, ठीक है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था, पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ था, पर इतनी बारिश आ चुकी है, पानी पूरा, फर्नीचर पूरा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो आप समझो ये ऐसा लॉस हुआ है, 10 लाख का पूरा लॉस हो चुका है यहाँ पे, गुड्स का प्लस कौन सा लॉस यहाँ पे, फर्नीचर का। तो जब तक वो चीजें मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, दुकान पे कोई आएगा नहीं। तो एक बंदे ने क्या किया है, डिसीजन लिया था इंश्योरेंस का, मैंने डिसीजन नहीं लिया था इंश्योरेंस का, तो हर साल 10,000 रुपये भरता था, मतलब 10 साल भरता था, लॉस कभी नहीं होता। इंश्योरेंस कैसा है ये वाला कि भाई 10,000 भरोगे, लॉस हुआ 2 लाख तक का आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 10 लाख आपके, सॉरी 10,000 आपके चले गए। मैं बोलता हूँ यार 10,000 का लॉस ही है भाई, अपना कुछ आग वाग तो कुछ लगनी नहीं है, क्या पानी आएगा, कुछ सोचा ही नहीं है। तो सोचो एक साथ फायदा वहां पे हो गया, यहाँ पे मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये ऐसे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि क्या आपको इंश्योरेंस करना है, क्या आपको इंश्योरेंस करना नहीं है। वी ऑफन लुक फॉर वेज टू अवॉइड रिस्क बाय टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट इट। तो ये जो इंश्योरेंस जो किया जाता है, ये स्टेप है आपका कि ऐसी चीज अगर हुई तो आप क्या करोगे,
उसे आप प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये सब चीजें करते हो। However, it is impossible to completely prevent every possible risk. आप ऐसे हर रिस्क के लिए आप डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन जितना ले सकते हो उतना तो ले लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या इंश्योरेंस लेने में? तो इंश्योरेंस लेने में भलाई है भाई। अचानक से कभी क्या हो गया, अचानक से कभी आग लग गई, कुछ लग गई, तो पैसे तो मिल जाएंगे अल्टीमेटली। एज एन ऑल्टरनेटिव वी ट्राई टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ रिस्क। हमें पता नहीं है, लेकिन जो रिस्क है उसको हम थोड़ा तो कम कर सकते हैं, थोड़ा तो एलिमिनेट कर दे। अगर वैसी चीज हुई तो उसी का नाम यहाँ पे इंश्योरेंस है। तो क्या बोला गया है कि मिनिमाइज द रिस्क, इंपैक्ट ऑफ रिस्क बाय हैविंग इंश्योरेंस और सम अदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। Insurance is a way of managing the risk in order to protect our life, property, vehicle or other financial assets against possible loss or damage due to contingency like burglary, मतलब क्या, चोरी हो गया, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो ये सब चीज के बदले हम क्या हो जाए, एश्योर हो जाए कि अगर ऐसी चीजें होगी हम उससे अफेक्ट होने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो द वर्ब टू इंश्योर मीन्स टू अरेंज फॉर अ कंपेंसेशन। मतलब यहाँ पे क्या बोला, इंश्योर मतलब क्या, अरेंज फॉर कंपेंसेशन। हमें क्या अरेंज करना है यहाँ पे कि भाई हमें अगर ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है तो हमें पैसा मिले, ठीक है ना, हम हमारा बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे चालू कर सके। अब कोरोना के टाइम आपने देखा, जैसे ही ये चीजें हुई तो इंश्योरेंस निकल गया। कोरोना अगर आपको हुआ है तो आपको इतना 25,000 का क्या मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपका जो भी है पूरा इंश्योरेंस कवर। तो ऐसे ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए कंपनी के द्वारा। तो ये चीजें होती हैं और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके लिए। In the event of damage or total loss of property or injury or the death of someone in exchange of regular payment to company or to the state, मतलब जहां से आपने इंश्योरेंस लिया है आपको टाइमली इंश्योरेंस का पैसा पे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंश्योरेंस का पैसा पे नहीं करते हो तो आपको कंपेंसेशन दिया जाने वाला नहीं है। द वर्ड इंश्योरेंस मीन्स सर्टेन ऑफ सम सिक्योरिटी और मॉनिटरी प्रोटेक्शन, मतलब यही है। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अगर किसी इंसान की अचानक डेथ हो जाती है, आप सोचो जरा, सोच के देखो क्या कंडीशंस होगी। देखो परिवार को तो उसका एक दुख है, वो तो एक अलग ही है, वो लॉस कभी मतलब कोई भर नहीं सकता कि भाई डेथ हो चुकी है, वह नेचुरल वे में हो या कोई मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस लिया हुआ अगर है, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो डबल पैसे मिलते हैं, 10 लाख मिलते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग स्कीम है, ठीक है ना। तो इससे सोचो वो फैमिली का जो लॉस हुआ है वो तो कोई भर नहीं सकता है, लेकिन अगर उस फैमिली में वो बंदा अकेला कमाने वाला था या कमाने वाली थी, कोई भी हो, तो सोचो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी अगर उतने पैसे उनके पास होंगे तो इसलिए ये जो लॉस है, अनसर्टेनिटी, इसको मिनिमाइज करता है, क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। इसलिए इंसान क्या करता है, अपने लिए इंश्योरेंस निकालता है ताकि वो अगर नहीं रहे उसके बाद उसकी फैमिली इतनी सफ़र ना उन्हें करना पड़े, ठीक है ना। इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ इंश्योरेंस कंपनी, जिसे कहा गया है यहाँ पे इंश्योरर, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है जिसे क्या कहा गया है, इंश्योरर कहा गया है, और एंड अ पर्सन कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, दैट इज उसे क्या कहोगे आप, इंश्योर्ड, क्या कहोगे उसे, इंश्योर्ड। इंश्योरर किसे, कंपनी को, और इंश्योर्ड किसे कहोगे, जिसने कवर लिया है। जैसे मैंने LIC से पॉलिसी ली है तो इंश्योरर इज द LIC कंपनी, और मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, आई एम इंश्योर्ड, मतलब कि भाई कवर्ड बाय इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ऐसा बोला नहीं जाएगा तुम इतना पैसा भर दो, इतना ऐसा तुमको मिलेगा मरने पे, या डेथ नहीं भी होती है, अच्छा खासा बोनस के साथ पैसे दिए जाते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। तो ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है और क्या होता है, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो जन के बीच में। इंश्योरर जो कंपनी इंश्योरेंस करती है और जो बंदा इंश्योरेंस करवाता है उसे इंश्योर्ड कहते हैं। तो ये चीजें आप पहले इतना सा इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीड करो, भले मैथ्स है लेकिन थियरी आपको पता होना चाहिए, मैथ्स कर क्यों रहे हो। जिंदगी में हर चीज आपको पता होनी चाहिए, हर काम आपको पता होना चाहिए, आप क्या करते हो उसके क्या आउटकम्स होंगे। ऐसी जिंदगी जियो कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद रखे। चलो ज्यादा ज्ञान हो गया। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और क्या है दूसरा, जनरल इंश्योरेंस।
तो दो टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है, मतलब ये दो अपने आप में ब्रांचेस हैं इन शॉर्ट। लाइफ इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बताया LIC वगैरह, तो एक बार रीड कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। अ पर्सन हु विशेस टू इंश्योर फॉर लाइफ एग्रीज टू पे द इंश्योरेंस कंपनी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पीरियोडिकली। तो यहाँ पे अमाउंट क्या पे किया जाता है, agrees to pay the insurance company a certain amount of money periodically। कैसे पे किया जाता है, periodically पे किया जाता है। the amount is called the premium। तो ये जो पैसा पे करते हैं उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे प्रीमियम, ठीक है ना। the period of the payment can be monthly, quarterly, मंथली बोलेंगे तो पर मंथ, क्वार्टरली बोलेंगे तो एवरी 3 years, साल में 4 बार पे करोगे, या तो हाफ ईयरली बोलेंगे तो क्या होगा ये 6 महीने बाद, और ईयरली मतलब साल में एक बार। तो ये आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है LIC, आप अपने पेरेंट्स को पूछ लीजिए अगर उन्होंने किया होगा या कोई भी और कंपनी से किया होगा तो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ। कंपनी यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि अगर डेथ हो जाएगी तो हम इतना पैसा आपको पे करेंगे। अगर एक प्रीमियम भी पे किया हुआ है, सिंगल प्रीमियम भी पे किया हुआ है, आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ठीक है। इट एग्रीज टू पे अ डेफिनेट अमाउंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जिसका इंश्योरेंस किया हुआ है उसी, कहाँ किसी और का डेथ होगा पैसे मिलेंगे नहीं भाई, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। दैट इज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। या तो अगर डेथ नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को खुद ही मर जाना पैसे मिलेंगे, नहीं भाई, चिंता करने की बात नहीं, आपको आपके पैसे अच्छे खासे इंटरेस्ट एक तरफ से बोलो लेकिन बोनस कहा जाता है उसको, तो एक्स्ट्रा पैसों के साथ आपको पूरा का पूरा प्रीमियम जो भरा था आपको पैसे दे दिए जाएंगे कंपनी द्वारा। द अमाउंट इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू, ठीक है ना, जिसका आपने इंश्योरेंस निकाला है। नेक्स्ट यहां पे आपके पास जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि यहां पे सब इंश्योरेंस आ गए लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपका नहीं आएगा यहां पे, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्या है यहां पे, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, उसके अलावा देयर इज एन एक्सेप्शन। मतलब लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी तो पूरी अलग हो चुकी है, तो इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस होंगे वो आपको इस तरीके से डील करने हैं यहाँ पे। जनरल इंश्योरेंस अलाउ अ पर्सन टू इंश्योर प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, गोडाउन कंटेनिंग गुड्स अगेंस्ट अ पॉसिबल लॉस ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। व्हीकल्स कैन बी इंश्योर्ड टू कवर द रिस्क ऑफ पॉसिबल डैमेज। कार इंश्योरेंस होता है ना भाई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो उसके अंदर आप क्या करा सकते हो, इंश्योरेंस करा सकते हो अपना गाड़ी का, और जैसे ही कुछ डैमेज होता है, किसी ने कर दिया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको जो भी पैसे होंगे उसके जो रिपेयरिंग के वो आपको पे करने नहीं है क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया है। इंडिया में कोई भी व्हीकल लो आपको इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, वो आपको लेना ही पड़ता है। इन केस ऑफ लॉस और डैमेज द इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनसेशन इन द सेम प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पॉलिसी वैल्यू एंड द प्रॉपर्टी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब सम्स करूंगा तब इस तरह आ जाऊंगा, ये कवर करवाऊंगा और आप ये तब अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पे आप सिर्फ स्टार बना के रख दो बस, नेक्स्ट टाइम आप रीड करोगे ये ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर कवर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी विच स्टेट दैट, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेमनिटी, विच स्टेट दैट एन इंश्योर्ड में नॉट बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड इकोनॉमिकल लॉस। मतलब कि ये जो वर्ड है इंडेमनिटी, इसका मतलब क्या है, which state that an insured may not be compensated by the insured company। मतलब जिस इंसान ने इंश्योरेंस निकाला है, अगर मेरी गाड़ी है, मैंने इंश्योरेंस निकाला है, एक्सीडेंट हो चुका है, इंश्योरेंस मैंने 2 लाख का निकाला है, गाड़ी जो डैमेज हुई है, बिल आया है 4 लाख का, आप समझो जो कंपनी है पूरे के पूरे 4 लाख पे नहीं करेगी, सिर्फ 2 लाख पे करेगी क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का लिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 लाख का लिया हुआ है। विच स्टेट दैट एन इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द इंश्योरेंस इकोनॉमिकल बेनिफिट। तो जितना बेनिफिट उठा सकते हो आपको उतना ही लिमिट है, उसके ऊपर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। As a result, an insured person cannot make profit from an insurance policy। क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग आपके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो वहां से प्रॉफिट निकालो, भाई ये कोई यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा गाड़ी का तो आपको कंपेंसेट किया जाएगा नहीं। इसका ये नहीं कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस मतलब आप जाओ गाड़ी को ठोक दो, मेरा लाइफ इंश्योरेंस मतलब मैं क्या करूँ, गिरता रहूँ और डॉक्टर के पास चले जाओ, आप समझ रहे हो भाई, वो डिफरेंट है।
वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आ गया, बार बार बीमार पड़ जाओ, मलेरिया का इंश्योरेंस लिया हुआ है मैंने, तो क्या करूँ, मच्छर को बोलूँ भाई मुझे काट, भाई हॉस्पिटल जाना है, इंश्योरेंस के पैसे वसूल करने हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो आप अलग ही ग्रह के हो। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसा काम हमें करना नहीं है। तो एज अ रिजल्ट इंश्योरेंस पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। आप कोई भी पॉलिसी को आप पर्सनल गेन के लिए आप नहीं लेना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, कार इंश्योरेंस, ये एट ए इवेंट, ठीक है, वो होगा तब आपको पैसे दिए जाएंगे, वो भी आपका नुकसान होता है उसके अंदर। गाड़ी आपकी नई गाड़ी है, किसी ने ठोक दी है, उसको क्या हुआ, एक्सीडेंट हो चुका है, आपकी वो वैल्यू जो भी रिपेयर करो, कार का जो दुख होगा, आपकी नई कार है, अगर किसी प्रिय ने आपको गिफ्ट की होगी तो ज्यादा ही आपको दुख होगा, तो उसका इलाज तो किधर भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसी चीज होती रहती है, उसके लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है। पर ठीक है, तो दिल का जो दर्द है उसकी तो इलाज नहीं है, लेकिन जो डैमेज हुआ है उसके तो पैसे थोड़े बहुत रिकवर आपको हो जाएंगे। इतना रीड कर लो, फिर हम आगे देखते हैं, ये सब चीजें डिटेल में है, फिर ज्यादा नहीं है, फिर एक अच्छा खासा एग्जाम्पल्स हम लेंगे। अगर आप ये वाली चीज अच्छे से समझ गए ना, आपका पहला एक्सरसाइज समझ लो कंप्लीट हो गया। इतना मैंने आपके लिए इसको सिंपल किया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बस एक स्लाइड एक हमारा रहेगा, ये आप रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, इस पे मैं आता हूँ, इसको 2 मिनट जरा साइड में रखते हैं। ये जो आप इंश्योरेंस देख रहे थे ना, जनरल इंश्योरेंस, ये 3 टाइप के मोस्टली यहाँ पे आपके लिए कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है फायर इंश्योरेंस, नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और उसके बाद जो है मरीन इंश्योरेंस। तो जरा देखते हैं एक एक चीजें, ये आप सिर्फ समझो, इसके कैलकुलेशन पे हम यहाँ पे फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। फायर इंश्योरेंस इज अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हैज कवर डैमेजेस एंड लॉसेस that है। फायर इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस that covers damage and losses caused by fire to property like building, godown containing goods, factory etc। तो यहां पे आप जरा ध्यान से समझो, अगर आग लग जाती है कहां पे, आपके घर पे, बिल्डिंग होगा, गोडाउन हो गए, कंटेनिंग गुड्स जहां पे, या कोई फैक्ट्री हो गई उस जगह पे, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू इंश्योर द एंटायर प्रॉपर्टी और इट्स पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी की पूरी एंटायर प्रॉपर्टी या तो फिर उसका कुछ पार्ट आप इंश्योर कर सकते हो, आपके ऊपर है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। जरा समझो यहां पे क्या बोला गया है। अभी ये आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ धुआं वगैरह ऊपर निकल रहा है, फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में अचानक से आग लग चुकी है, लेकिन आग लगने के पहले आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है कितनी, 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज टर्म्ड एज प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर मैं इस 1 लाख का इंश्योरेंस निकालता हूं, अगर मैं इस 1 लाख का इंश्योरेंस निकालता हूं तो मुझे पे करने को आता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल कितना, 10,000, ठीक है। लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मैं प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है उसको मैं बोलता भाई मुझे पूरी प्रॉपर्टी का मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है, मुझे उसका 50% लेना है, मतलब 50,000 का ही प्रॉपर्टी वैल्यू पे इंश्योरेंस लेना है। मैं पूरी बिल्डिंग पे इंश्योरेंस लेना चाहता नहीं, उसकी हाफ वैल्यू पे लेना चाहता हूं, तो ये ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पास है। तो यहां पे अब जरा समझो, इसे रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू 1 लाख है तो उसकी वैल्यू 1 लाख है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज सेम, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद अगला लाइन पढ़ना, द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। मतलब मैंने इंश्योरेंस, अगर मैं
पूरे 100% वैल्यू पे निकालता हूं तो माई प्रॉपर्टी वैल्यू इज इंश्योर्ड वैल्यू। अगर मैं उसे 50% पे निकालता हूं तो मेरी इंश्योर्ड वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब कि अगर मैं 1 लाख का इंश्योरेंस लेता हूं वही मेरा इंश्योरेंस वैल्यू है। अगर मैं 50,000 का इंश्योरेंस वैल्यू लेता हूं तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज 1 लाख, इंश्योरेंस वैल्यू इज हाउ मच, 50,000। क्लियर है कि नहीं है? बस यही चीज आपको बताना था। तो जब प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। सीधी सी बात है, आपका नाम रमेश है तो आपको रमेश ही बोलेंगे, सुरेश थोड़ी बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? सो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। तो आप जितने का इंश्योरेंस निकालोगे उसका आपको क्या कहना है, पॉलिसी वैल्यू देखना। द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। तो अब ये जो था क्या था, आपको मैंने बोला अगर आप 1 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू है तो आप जो 10,000 पे करोगे इसको आप बोलोगे प्रीमियम। 50,000 की अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उस पे आप 5,000 पे करते हो तो इसे क्या कहोगे, प्रीमियम। सो अमाउंट पेड टू हुम, कंपनी, विच कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, किस लिए, फॉर इंश्योरेंस, उसे आप क्या कहोगे, प्रीमियम कहोगे। क्या कहोगे उसे आप, प्रीमियम। ठीक है ना? अब यहां पे आपके पास उस फॉर्मूला है, उस पर मैं आपको अभी जोर नहीं दूंगा, पर दिमाग में बैठा लो एक बार। द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड, मतलब जिस पे भी इंश्योर किया है आपने प्रॉपर्टी पे, उसका जो अमाउंट आप देते हो उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम। जस्ट अभी मैंने आपको बताया। अभी प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करोगे, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, इस पे मैं अभी जोर नहीं दूंगा, जैसे हम सम करने वाले अभी नीचे कुछ, तब इस पे हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज 1 year एंड द प्रीमियम इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ insured property. In case of damage to the property due to fire, the insurance company agrees to pay compensation in the proportion. तो कंपनी कैसे पे करेगी, हमें कुछ प्रपोर्शन में पे करेगी, that exists between पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, ये वाला भी काम हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम। आप जब भी इसे रीड करोगे ये वाला आपका डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हम सम्स करते वक्त ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डैमेज इज कॉल्ड लॉस एंड द अमाउंट दैट इज इंश्योर्ड, उसे आप कहोगे इंश्योर्ड अंडर पॉलिसी, इज कॉल्ड क्लेम। मतलब जो आप डिमांड, कैन डिमांड, आप इंश्योर्ड वैल्यू पे डिमांड करोगे उसे आप क्या कहोगे, क्लेम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है। मैं एक और बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस किया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 लाख है, आपने 1 लाख का पूरा इंश्योरेंस किया है तो प्रीमियम आपको 1 लाख पे करना है। अगर आप उससे कम पे करते हो तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी वैल्यू का भी चेंज होने वाली नहीं है। तो आप 50,000 पे इंश्योरेंस निकाल रहे हो तो उस पे हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आग लगती है तो आपको पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा। क्या, ये डिपेंड करता है, कुछ प्रपोर्शन में पैसा दिया जाएगा। अब ये प्रपोर्शन की कहानी क्या है, इसके लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगला जब हम करेंगे इसी लेक्चर में होगा वो काम, आप पूरा का पूरा समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कैन रिएम्बर्स योर मेडिकल कॉस्ट प्रोवाइडेड कंपनसेशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ कॉज बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कहते हैं उसे। जैसे ये कहाँ ली जाती है, कोई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हजारियस केमिकल्स के साथ काम किया जाता है, या इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमन को क्या बोलते हैं, ये रहता है, क्या बोलते हैं, रिस्क रहता है। तो कंपनी क्या करती है, अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हादसे हो जाते हैं उस कंपनी में, तो सबका ग्रुप इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि सब लोगों को क्या दिया जा सके, कंपेंसेशन दिया जा सके। अलाउज इंश्योरेंसिंग व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक, 2 व्हीकल्स। जैसे यहाँ पे कार का इंश्योरेंस बात किया, एक्सीडेंट के अंदर या कोई फैक्ट्री के अंदर लिया जाता है, तभी भी आप ले सकते हो ड्यू टू एक्सीडेंट्स। दिस पॉलिसीज ऑल्सो कवर्स द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। जैसे मैंने आपको बोला काम कर रहे हैं, एक्चुअली जिम्मेदारी किसकी है, जिसने काम पे रखा है एम्प्लॉयर ने, तो वो थर्ड पार्टी ना, तो इंश्योरेंस वाले को क्या करेंगे, पे कर देंगे, क्योंकि उस बंदे ने क्या किया हुआ है, सब लोगों का इंश्योरेंस निकाला गया। तो इसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कहा जाता है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से कार का हो गया, व्हीकल्स के हो गए, 2 व्हीलर के हो गए, तो वो ये सब उसके अंदर आ गया। फिर एक आपके पास जनरल इंश्योरेंस का टाइप है, दैट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस कवर गुड्स
फ्रेट, कार्गो एक्सेट्रा ड्यूरिंग लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी ने चोरी कर लिया तो वो सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। बाय रोड, सी, एयर, सब कुछ वजह से। शिपमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम दे लीव द सेलर वेयरहाउस, मतलब जिसने बेचा है वहां से गुड्स निकले हैं, टिल द टाइम दे रीच टू द बायर वेयरहाउस, मतलब जिसने खरीदा है उसके गोडाउन तक जब तक चीजें नहीं पहुंचेगी। अगर बीच में कुछ भी गुड्स को हो जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो भी पैसा का जो लॉस होगा वो कंपनी क्या करेगी, पे करेगी। तो इसलिए जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होता है देश के अंदर या देश के बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो लोग ये इंश्योरेंस निकालते हैं ताकि उनका नुकसान से वो बच जाए। शिपमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम, ये हमने पढ़ लिया फिर भी चलो, दे लीव द सेलर वेयरहाउस टिल द टाइम दे रीच द बायर वेयरहाउस। मरीन इंश्योरेंस ऑफर कंप्लीट प्रोटेक्शन, ये कौन सा है, मरीन इंश्योरेंस, जो आपको कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, हाई सी जब होता है ना गुड्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तब ये मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स एंड कंपेंसेट इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस, द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द सेल कॉन्ट्रैक्ट, द अमाउंट ऑफ क्लेम इज कैलकुलेटेड बाय द सेम मेथड दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो कितना क्लेम होगा ये कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब चीजें हम देखेंगे सम्स करते वक्त। आप प्लीज इतना रीड करो। अब यहां पे ध्यान दो जरा, ये जो पेड अप वैल्यू है ना लाइफ इंश्योरेंस की, ये मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। नंबर ऑफ प्रीमियम एक्चुअली पेड कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ प्रीमियम स्टिपुलेटेड इन द पॉलिसी मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड। तो नंबर ऑफ प्रीमियम, जैसे कि आपको कितने साल तक प्रीमियम भरना है, जैसे अगर 10,000 रुपये आप साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तो आपको 20 साल तक भरना है, तो ये ऐसे इस तरीके से होता है। फिर उसकी सरेंडर वैल्यू डिसाइड की जाती है, दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट और प्रीमियम फर्स्ट ईयर, प्रीमियम का जो भी होता है। तो ये हमें यहाँ पे इतना ही कैलकुलेशन में है नहीं, तो इसके लिए इसको हम फिलहाल साइड में रखेंगे, जहां पे सम आएगा वहां पे हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। अब तो जो भी मैं 10 से 15 मिनट बोलने वाला हूं, अगर आप पूरा का पूरा उसे दिमाग में बैठा देते हो, आपको आगे जो जितना भी पहला एक्सरसाइज है पूरा आपका इसी के ऊपर कवर रहेगा, ठीक है। तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू, मैं प्रॉपर्टी वैल्यू यहां पे लिखता हूं और आपको यहां पे 3 केस समझाए गए हैं। आप बाद में इसको इसी तरीके से लिखना, पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं, पूरा समय दूंगा आपको, ध्यान से मेरी बात जरा समझना, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू केस 1, केस 2, केस 3, हम एक टाइम पे एक केस को ही देखेंगे, फिर सेकंड केस पे आएंगे। जैसे सेकंड केस पे आएंगे आपको फर्स्ट केस भी दिमाग में घूमता रहेगा, थर्ड केस आएंगे वापस से फर्स्ट सेकंड अपने आप रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले केस पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपके पास यहां पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर उसके बाद बारी आती है इंश्योर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं इंश्योर्ड वैल्यू, फिर आती है बारी रेट ऑफ प्रीमियम, फिर लास्ट में बारी आती है परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। अब पहले एक एक चीज का मतलब समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू, जिस चीज की आपको इंश्योरेंस निकालना है, मुझे इंश्योरेंस निकालना है इस मोबाइल का, तो इस मोबाइल का क्या पहले ढूंढना पड़ेगा, वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं बिल्डिंग की वैल्यू निकालता हूं, तो बिल्डिंग की मतलब बिल्डिंग का मुझे इंश्योरेंस निकालना है तो उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी उस चीज की वैल्यू हुई, ठीक है, इंश्योरेंस की यहां पे बात नहीं हो रही, ठीक है। इंश्योर्ड वैल्यू बोलो, इंश्योरेंस वैल्यू बोलो, तो यहां पे मैं इंश्योरेंस लिखता हूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहां पे हम समझते केस 1 लेते हैं। प्रॉपर्टीज वैल्यू इज हाउ मच, 1,25,000,
केस 1, प्रॉपर्टी वैल्यू है 1,20,000 की, मैं उसे इंश्योरेंस वैल्यू करता हूं एट 100%, पूरा का पूरा उसके ऊपर मुझे इंश्योरेंस निकाला पूरा 100 वैल्यू पे, तो ये फिर आपका इंश्योर्ड वैल्यू भी क्या हो रहेगा 1,25,000। लेकिन मैं 80% पे निकालता हूं तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, तो आपकी इंश्योर्ड जो वैल्यू होगी यहां पे, इसे आप पॉलिसी वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे, आप करोगे 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, दैट इज 1,25,000 समझ में आया क्या किया मैंने? अगर एग्जाम में ऐसे बोला है प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज हाउ मच 1,25,000, इट इज इंश्योर्ड फुल्ली, या बोला इट इज इंश्योर्ड अप टू 100%, पूरा का पूरा, देन इन दैट केस property value is equal to policy value because 1,25,000 is the property value, you know, and 100% it has to be insured, so value of insurance और policy value is also equal, that is 100%। आपने पूरे वैल्यू पे इंश्योरेंस निकाला। अगर क्वेश्चन बोलता है, इफ क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ प्रॉपर्टी वैल्यू इज 1,25,000 बट पॉलिसी वैल्यू, और बोलता है इट इज इंश्योर्ड अप टू 80% या इंश्योर्ड ऑफ 80%, कुछ भी बोला है, तो आपने पूरे प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस नहीं निकाली, आपने उसके 80% का ही इंश्योरेंस निकाला है, देन द पॉलिसी वैल्यू बिकम 1 लाख। कोई भी केस में प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो ये आपको समझ में आया? एक ही चीज में हम आपको दो तरीके बता रहा हूं, ठीक है। 100% बोला है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बिकम्स पॉलिसी वैल्यू, 80% बोला है सो प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज टू 80%, अगर 50% बोला है तो 1,25,000 का हाफ कर दो तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिसी वैल्यू बन जाएगा। बस, कुछ दिक्कत अभी तक? बस सिंपल। तो आप अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हो, बराबर है। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। चलिए नेक्स्ट है प्रीमियम। सपोज अभी प्रीमियम की क्या कहानी है, आपको कभी भी इंश्योरेंस निकाला जाता है, आप बोलते हो भाई ये प्रॉपर्टी है 1,25,000 की है, मुझे 100% पे इंश्योरेंस निकालना है, तो ठीक है, आपको जितने का भी इंश्योरेंस निकालना है आपको उसका 3% आपको प्रीमियम भरना है। मतलब वो पैसा आप भरते हो ना कंपनी को इंश्योरेंस निकालने के लिए, तभी तो आप क्लेम कर पाओगे। तो ये कितना परसेंटेज बोला, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे सपोज बोला हुआ है 3%, सपोज बोला हुआ है 2%, या तो बोला हुआ है 5%। मैं यहां पे मानता हूं 3% है। कितना है? 3%। सो अगर 100% इंश्योरेंस वैल्यू है तब आप क्या लोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, फॉर्मूलाज भी देखो आपको इधर ही कंप्लीट हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम। सो अमाउंट ऑफ कैसे मिलेगा हमें, पॉलिसी वैल्यू कितनी है 100% है ना, उसके ऊपर पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी आपकी, पूरा का पूरा 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, दैट इज 1250 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर पॉलिसी वैल्यू 100% है तो आपको इंश्योरेंस कितना पे करना है कंपनी को, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,750 रुपीज। सिंपल सी बात है। अगर आप उसे 80% पे निकालते हो
तो आपकी पॉलिसी वैल्यू चेंज हो चुकी है, दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा 3000। तो आपको यहां पे समझा क्या चेंजेस हुए। अगर 100% है तो 3750, 80% पे निकालते हो 3000, 50% पे निकालते हो तो उस पर 3% आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरीके से कहानी है। मतलब सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी के वैल्यू के बाद इंश्योरेंस वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू के बाद कहानी आती है रेट ऑफ प्रीमियम की, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद इंश्योरेंस वैल्यू या तो पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू के बाद रेट ऑफ प्रीमियम। आप यही लाइन फॉलो करोगे। फिर है लास्ट में परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब ये होता क्या है आप जरा समझो इसलिए कैसे ये इंडस्ट्री वर्क करती है। यहां पे कंपनी एम्प्लॉय को नहीं रखते, एम्प्लॉय तो रखते हैं कामकाज के लिए, एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। किसे अपॉइंट करते हैं? एजेंट। वो एजेंट क्या करते हैं? पॉलिसी बिजनेस ढूंढने का काम करते हैं, तो उन्हें पगार दी जाती है। लेकिन यहां पे पगार किसके रूप में होगी? परसेंटेज ऑफ कमीशन होगा, मतलब कि जितना आप बिजनेस करवाएंगे। तो यहां पे अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ कमीशन is equal to amount of insurance premium multiply by percentage of commission। यहां पे कितना था? 3750 मल्टीप्लाई बाय, अगर कमीशन कितना है 2% है तो 2/100, तो दैट इज 750/10, तो 75। तो ये जो इंश्योरेंस निकालेगा ना उसकी इनकम 75। ये समझो कैसे होता है। देखो मेरी बात जरा समझना। मेरी दुकान है, एक इंश्योरेंस वाला बंदा आता है, मुझे बोलता है कि आपको इंश्योरेंस निकालना। मैं बोलता हूँ यस इंश्योरेंस निकालना है, यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन कर लो। तो स्टॉक देखता है, बोलता है ठीक है भाई इतने का है, 1,25,000 होता है। मैं बोलता हूँ मुझे पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस निकालना। बोलता है ठीक है सर। सो इंश्योरेंस वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू थी स्टॉक, तो प्रॉपर्टी वैल्यू अब बन चुकी है आपकी इंश्योरेंस वैल्यू सेम एग्जैक्ट। अगर मैं बोलता 80% निकालू तो 1 लाख पे इंश्योरेंस निकालो, आपकी मर्जी है, मुझे ज्यादा पे नहीं निकालना है, भले वैल्यू ज्यादा, मैं इतने का ही निकालना चाहूंगा। तो बोलेंगे सर प्रीमियम कितना लगेगा? वो मुझे पूछेगा, मैं बोलूँ बताओ भाई कितना, सॉरी मैं पूछूंगा प्रीमियम कितना लगेगा। सर आप कितने का भी आप पॉलिसी वैल्यू ले लो, आपको ऊपर है, आपको 3% भरना पड़ेगा। तो अगर 1,25,000 तो उस पर 3% हो गया। अगर 1 लाख पे निकाला दैट इज 80%, तो 3,000 हो गया। अब उस बंदा जो मेरे पास आया था उसको मैंने तो कुछ दिया नहीं, मैं तो शॉपकीपर हूं, मैंने उसको 3750 दिया, वो 3750 कंपनी में जमा कर देगा और मुझे इंश्योरेंस के पेपर दे देगा, मुझे उसका काम खत्म। लेकिन ये काम करने के लिए उसे क्या मिलेगा? एजेंट है ना वो, तो उसे कमीशन मिलेगा। तो उसका कमीशन किस पे बनेगा? उसका कमीशन ये वाले अमाउंट पे बनेगा। समझ में आया आपको? अगर वो मैं 3,000 का निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2% दैट इज 3,000, दैट इज 60 रुपीज। तो उसकी इनकम कितनी हुई? मेरे से 60 रुपीज की उसकी इनकम हो गई। तो यहां पे आप जरा समझो केस 1। अब आपको समझ में आ गया ना कैलकुलेशंस क्या है? 1,25,000 100% पॉलिसी वैल्यू है तो आपकी वो पॉलिसी वैल्यू बन गई, प्रॉपर्टी वैल्यू ही। अगर 80% तो 1 लाख कहां से है आपको समझ गया, 80/100 करके आपको आंसर आ गया 1,25,000 पे। 3% अमाउंट ऑफ प्रीमियम बन गया 80% के हिसाब से, और यहाँ पे सॉरी 100% के हिसाब से 3,750 बनता है, और यहां पे 80 के हिसाब से कितना बनता है? 3,000। और अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी 2% निकला है, वो इसके ऊपर कैलकुलेट करने पे आपका निकल जाएगा। तो आपको समझ में सब एक दूसरे से क्या है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका केस 1 है। आप इसको पहले लिखिए, फिर हम क्या करेंगे केस 2 को करेंगे। तो इसको तो आपको लिखना ही है लास्ट में समरी, पहले आप इसको लिखिए। ये पूरा आपको समझाया गया, भले यहाँ पे समय लगने दो। एक्सरसाइज जब हम करेंगे एकदम फटाफट हमारा काम होगा, और ये आपका रिवीजन के रूप में पूरा समझ जाओगे। तो वो पूरा एक स्लाइड जो आपने समरी बनाओगे ना बाद में ये वाली, तो आप इतना सही देख लोगे तो आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या कवर किया गया है क्या नहीं किया गया। पूरा लिख लो अच्छे से, और कैलकुलेशन अब भी का भी बैठा लो, और ये सब फॉर्मूलाज कैसे बने एक के बाद एक बने हैं और कुछ नहीं है।
तो आप उतना ही ध्यान रखोगे, पहला पॉलिसी वैल्यू, सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ क्या होगा आपका प्रीमियम, फिर क्या होगा परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे केस 2 के साथ। तो देखो यहाँ पे केस 2 में क्या आएगा आपको, केस 2 प्रॉपर्टी वैल्यू इज हाउ मच, 2 लाख। तो पहले भी हमने किया प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, तो चलो ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पे भाई कितना परसेंटेज तक का आपने इंश्योरेंस लिया गया है, कितने का लिया है भाई यहाँ पे जरा देखो। कितना बोला है यहाँ पे 80% बोला है, कितना बोला है 80। तो यहाँ पे अमाउंट ठीक है 1,60,000, लेकिन आपको पता है ना कैसे आता है, ये है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, उसके बाद क्या आता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू पे, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कितने का इंश्योरेंस ले रहे हो, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 80%। तो आपको समझा ये अमाउंट कहां से आया, क्लियर, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट रेट ऑफ प्रीमियम आपको पता है कैसे ढूंढना है, लेकिन ये वाले केस में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 500, मतलब आर परसेंटेज है। देखते हैं क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। अब पॉलिसी वैल्यू के बाद किसकी बारी आती है यहाँ पे, प्रीमियम की। मतलब क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम हमें दिया था, अब यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम हमें कितना दिया है, एक्स दिया है। कितना दिया, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है हमें यहाँ पे एक्स। ठीक है, मतलब कि हमें पता नहीं है, लेकिन प्रीमियम कितना आया है 5,000। तो ये प्रीमियम आएगा कहां से, परसेंटेज उस पर निकालोगे, जैसे ऊपर क्या किया था हमने, ये 2% तो कमीशन था, सॉरी ये 3% हमने क्या किया, इस तरीके से कैलकुलेट किया ना। रेट ऑफ प्रीमियम क्या था, हमें दिया गया था। अब यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया नहीं है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया गया है। तो आर आप निकाल सकते हो कैसे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम। सो पॉलिसी वैल्यू इज हाउ मच, कितना है भाई, आपको जस्ट यहां पे मिला है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम इज हाउ मच, वी डोंट नो, बट वी नो अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो आपको समझ में आया। इसके पहले वाले में हमने क्या था, ये रेट हमें दिया था सपोज 3%, तो हम ये अमाउंट कैलकुलेट करके निकालते थे, 1,60,000 पे 3% निकालते थे। पर यहां पे हमें दिया एक्स, क्या फर्क पड़ता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो दे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर। तो ये आपका क्या है, आर। ठीक है ना, तो आर परसेंटेज होता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, 5,000 is equal to 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100, ये 20 कैंसिल, तो मिला 5,000 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5,000 डिवाइड बाय 1,600। तो x इज इक्वल टू 3.125, सॉरी आर, सॉरी x इज इक्वल टू 3.125। ये x क्या था, रेट ऑफ प्रीमियम, तो हमें यहां पे रेट ऑफ प्रीमियम मिल चुका है 3.125%। मतलब इतना निकालोगे तो आपको अमाउंट प्रीमियम मिल जाएगा कितना, 5%। ये बन गया ना आपका केस, सिंपल। तो यहां पे आपको आर दिया हुआ नहीं है, आपने आर निकाला। पहले वाले में आर दिया था, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम दिया था, आपने अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाला। समझ में आया कि नहीं आपको। तो ये जो आपको पॉइंट मिला है, ये क्या अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिला है। यहां पे आपको क्या था, ये रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ था,
अब इस केस में रेट ऑफ प्रीमियम इज क्वेश्चन मार्क, व्हाट यू हैव फाइंड आउट, यू हैव फाइंड आउट, सॉरी इट वाज क्वेश्चन मार्क एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज गिवन 5000, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाला, आंसर निकाला। अगर वहां पे एजेंट कमीशन पूछा है तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय रेट कर दो, आपको आंसर मिल गया, दैट इज हाउ मच 6000। तो 5000 ऑलरेडी दिया हुआ था तो वो तो आप ऑलरेडी निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया गया था। तो ये आपका सिंपल सा केस नंबर 2 है। एक लास्ट केस है उसको भी हम पढ़ लेंगे। अब ये ऐसा केस है यहां पे जहां पे आपको प्रॉपर्टी वैल्यू दी नहीं गई है, यहां पे आपको प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दी गई है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज हाउ मच वी डोंट नो। लेकिन एक चीज तो हमें पता है, विदाउट प्रॉपर्टी वैल्यू हम कभी भी कोई सम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमें यहां पे, आप पहले ये लिख लो, चलो ये केस 2 लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। केस टू लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला और एक जो थोड़ा सा लगेगा आपको, टफ तो नहीं है पर ये टफ आपको बन जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। केस नंबर 3, यहां पे हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दी नहीं गई है लेकिन हमेशा हमारा सम प्रॉपर्टी वैल्यू से ही शुरू होगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज एक्स, उसके ऊपर आप निकाल दो, क्या निकाल दो, पॉलिसी वैल्यू। तो चलो पॉलिसी वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉलिसी वैल्यू अगर उसका 80% है तो आपको पता है ना, डायरेक्टली मैं भी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, x इंटू 80%, तो x मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100, तो क्या मिलेगा 8x अपॉन 10। ठीक है 8x अपॉन 10, और उसको रिड्यूस कर लें, 4 2 जा, सॉरी 2 की टेबल में ना, 2 4 जा 5 जा, तो 4x अपॉन 5। तो अब आपको ये पॉलिसी वैल्यू मिल चुका है। अब इसी पॉलिसी वैल्यू पे आप क्या निकालोगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रीमियम या रेट ऑफ प्रीमियम। सो पॉलिसी वैल्यू इज 4x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज या रेट ऑफ प्रीमियम। देखते हैं अब यहां पे कितना बोला हुआ है, कमीशन नहीं आएगा, रेट ऑफ प्रीमियम। तो 70 पैसा परसेंटेज, ये एक चीज ध्यान रखना, इसके पहले आपको परसेंटेज दिया था ना कि इस तरीके से इतना परसेंटेज होता है, ये होता है। अब यहां पे क्या दिया है, 70 पैसा परसेंटेज या 70 पैसा पर 100। परसेंटेज बोले तो 100 होता है, तो 70 डिवाइड बाय 100 कर देना तो 0.7। तो जो भी आंसर है आपको 0.7% लेना है। कितना लेना है, 0.7%। तो यहाँ पे आप उस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज हाउ मच 2800। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। और अगर आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया है और पॉलिसी वैल्यू ढूंढने बोला था ना, तो आप कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको भी क्वेश्चन में दे दिया गया, दैट इज 2800। जैसे कि ये 2800 है, ठीक है, और आपको ये मिला है 0.7 अपॉन 100। इसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज 2800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.8 x। so value of x is equal to x is equal to 2800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ये पॉइंट है ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 28 1 जा 100। तो ये करोगे 5 लाख, तो आपको मिल गया ये। ठीक है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया मैं आपको क्या बताया। तो यहाँ पे एक चीज से ही सब चीजें आ जाती है। तो पॉलिसी वैल्यू, सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ कमीशन और एजेंट कमीशन पे आपको ध्यान रखना है। और चिंता मत करो, ये केस अभी आप फिलहाल लिख लो। पहले 2 केस तो आपको समझ गए होंगे, थर्ड भी समझा होगा।
जब सम्स करेंगे तब ये वाली चीज़ें आपको अपने आप वापस से रिवाइज होती रहेगी और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये लिख लो, उसके पहले आप ये केस 3 लिख लो। सेम है, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको यहाँ पे। फिर करेक्शन कर देना, रेट ऑफ कमीशन नहीं, रेट ऑफ प्रीमियम लिखना। अगर एजेंट कमीशन पूछा है तो किसके ऊपर 2800 पे उससे कितना परसेंटेज मिलना चाहिए वो आपको दे देना, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में सब में सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हर एक केस में सेम फॉर्मूला लगा है, सिर्फ फर्क क्या है फर्स्ट और सेकंड केस में, जहां पे आर रेट ऑफ परसेंटेज हमें ढूंढना है, थर्ड में हमें प्रॉपर्टी वैल्यू ढूंढना है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सम्स सॉल्व करेंगे, उसका भी मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन बना दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 इज बेस्ड ऑन 4 टाइप ऑफ सम्स, प्रॉपर्टी, फायर, लाइफ इंश्योरेंस, कमोडिटी, और एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, तो ये तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इस हिसाब से बाइफर्केशन है, पहले प्रॉपर्टी के सम्स पूरे एक साथ, फायर के बेस्ड के जो भी सम्स हो गए, कमोडिटी वाले और लाइफ इंश्योरेंस वाले, सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिए कवर करवा दी जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पर पहले आप ये रिवाइज करना तीनों केस, फिर हम अगला लेक्चर जो होगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना।